हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम इमोशंस एंड पर्सनैलिटीज़ पे बात करेंगे। स्पेशली रिलेशनशिप्स में इमोशंस एंड पर्सनैलिटीज़ की क्या अहमियत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम जैसे कि सोना, खाना, पीना, इन सब को हटा दें तो बाकी का हमारा सारा टाइम इमोशंस को मैनेज करने में जाता है। कभी हमें गुस्सा आ गया, कभी सैड हो रखे हैं, कभी गिल्टी फील हो रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। बस उनको ये पता होता है कि मूड खराब हो गया है या एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही है, जिसको एंजाइटी भी बोलते हैं। नाउ, हाउ डू वी डील विद इमोशंस? मतलब हम इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं या उनके साथ डील कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है, डिस्ट्रैक्शन। ज़्यादातर जनता को बस यही एक मेथड पता होता है, डिस्ट्रैक्शन। मतलब जब भी मूड खराब हो तो अपना ध्यान नेगेटिव फीलिंग से हटा के किसी और चीज़ पे लगाओ या लगाने की कोशिश करो। जैसे कि मूवी देखना चालू कर दिया, बाहर पार्टी करने चले गए, वीडियो गेम खेलना चालू कर दिया, और अगर इन सब से भी बात ना बने तो लास्ट में दारू तो है ही। आजकल डिस्ट्रैक्शन का सबसे आसान, एकदम रेडीमेड तरीका है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी खोल लो, पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा गया। वो अलग बात है कि फेसबुक खोलने के बाद मूड अच्छा होने की बजाय और ख़राब भी हो सकता है। वहाँ जाके ये एहसास हो कि बाकी सब लोग तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, साला अपन का ही ज़िंदगी बोरिंग है। अभी रिसेंटली इमोशंस मैनेज करने का एक और तरीका पॉपुलर हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको विंडो शॉपिंग भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग वेबसाइट से हम कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं, लपक के रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं, फाइनली 2-3 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके कार्ट में ऐड कर लिया है। इस पूरे प्रोसेस से एक वाइकेरियस सी फीलिंग आती है कि प्रोडक्ट खरीद लिया है, मतलब 99% काम कर लिया है, बस पेमेंट ही तो करना बाकी है। वो तो 1 मिनट का काम है। इसके आगे का डिस्कोर्स सबको पता है, खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, बस टाइम पास करना था, वो कर लिया। इस चैनल का मेन एम आपको ये बताना है कि इमोशन से कैसे डील किया जाए, मैनेज नहीं, डील। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में आप इमोशंस को वेट आउट करने की कोशिश करते हो, टाइम खराब होता है वो अलग, और कोई गारंटी भी नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस अपने आप चले जाएंगे। देखो, पॉजिटिव इमोशंस का टेंशन नहीं है। इनफैक्ट आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस के दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ हो रखे हैं। उनको फील करने के लिए तो लोग इतना पैसा लगा के घूमने जाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, फिर इन एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और जब लाइक्स एंड कमेंट्स मिलते हैं या दूसरों को जलन होती है, तब जाके कुछ पॉजिटिव इमोशंस फील होते हैं। नाउ, what is an emotion and emotional intelligence? इमोशंस बहुत यूजफुल होते हैं। लैंग्वेज के इन्वेंशन से पहले इमोशंस ही कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया हुआ करते थे, और लैंग्वेज के कंपैरिजन में इमोशंस बहुत प्रिमिटिव भी होते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रिमिटिव क्या होता है? हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो चीज़ पहले डेवलप हुई उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉर्नेट्स एंड स्नेक्स को कंपेयर करें तो स्नेक्स का फियर हॉर्नेट्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि फियर ऑफ स्नेक्स प्रिमिटिव होता है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कमरे में एक बिना फैंग्स वाला सांप छोड़ दो। अब अगर आप लोगों को कितना भी समझा दो कि ये सांप जहरीला नहीं है, मतलब इसके दांत निकाले हुए हैं,
फिर भी बहुत सारे लोगों का पसीना छूट जाएगा, डर के मारे पंखे से लटक जाएंगे, वगैरह वगैरह। हॉर्नेट्स के केस में इतना सीवियर रिस्पॉन्स नहीं होगा, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अलग बात है कि हॉर्नेट्स भी सांप के बराबर ही जहरीले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फियर ऑफ स्नेक्स हमारे जीन्स में एनकोडेड है। अब आते हैं इमोशन के मीनिंग पे। इमोशन मतलब ई मोशन, एनर्जी इन मोशन। इमोशंस मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब इमोशंस का काम होता है आपको मैसेज डिलीवर करना। ये अलग बात है कि वो मैसेज हम सुनते नहीं हैं या हमारे में उस मैसेज को डिकोड करने की काबिलियत नहीं होती है। जो इंसान मैच्योर होता है उसको इमोशंस से डील करना आता है और इमोशंस क्या मैसेज दे रहे हैं ये डिकोड करना भी आता है। यहां मैच्योरिटी से मतलब है इमोशनली इंटेलिजेंट। 1990 में साइकोलॉजिस्ट पीटर स्लोवी एंड जॉन मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली फॉर्मल थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। इनके हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है। इस डेफिनेशन के हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिससे हम अपने और दूसरों के इमोशंस एंड फीलिंग्स को पहचान सकते हैं, उनमें फर्क कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को अपने एक्शंस एंड थिंकिंग को गाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है और इस मेजरमेंट को ईक्यू बोलते हैं। ईक्यू की फुल फॉर्म होती है इमोशनल कोशेंट, सिमिलर टू आईक्यू। अब आईक्यू की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, इंटेलिजेंस कोशेंट। अच्छा, ये आईक्यू होता क्या है? रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आईक्यू से मेजर किया जाता है, या यूं कहें दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर को आईक्यू बोलते हैं। मतलब कितना फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है दिमाग। आम आदमी की भाषा में हाई आईक्यू मतलब आपके पास हाई स्पीड वाला कंप्यूटर है। हाई ईक्यू, आईक्यू नहीं, ईक्यू। हाई ईक्यू मतलब उस कंप्यूटर को चलाने वाला मैच्योर एंड वाइज है। लो ईक्यू मतलब उस कंप्यूटर को चलाने वाला इमैच्योर एंड चाइल्डिश है। अब देखो, कंप्यूटर हाई स्पीड वाला हो सकता है पर उसको यूज करने वाला उस कंप्यूटर का क्या यूज करेगा ये अलग बात है। इनफैक्ट इंडिया में आदर्श संतान का मतलब हाई आईक्यू प्लस लो ईक्यू कॉम्बिनेशन वाली संतान। मिडिल क्लास पेरेंट्स मन्नत मांगते हैं ऐसी कॉम्बिनेशन वाली औलाद के लिए, और इस कॉम्बिनेशन का साइंटिफिक मीनिंग होता है इंटेलिजेंट गधा। इंटेलिजेंट इसलिए कि क्लास में फर्स्ट आए, अच्छी नौकरी करे, और गधा इसलिए कि लाइफ के सारे डिसीजंस पेरेंट्स से पूछ पूछ के ले। इस मन्नत या चाहत में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर कोई दूसरा फैमिली मेंबर जैसे बीवी, चाचा, ताऊ या कजन भाई, इन्होंने इस इंटेलिजेंट गधे को वश में कर लिया, फिर पेरेंट्स गरारे कर करके गालियां निकालते हैं, अपने सेक्रीफाइसेस गिनाते हैं। अकल नहीं है तेरे में, दिखता नहीं है तेरे को, कभी अपने दिमाग से भी सोच लिया कर, क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, तेरे को पढ़ाने के लिए कितने कष्ट सहे, और भी बहुत कुछ। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को जनरल पब्लिक के बीच में पहली बार डेनियल गोलमैन ने 1995 में पॉपुलर किया। गोलमैन के हिसाब से जिन लोगों का ईक्यू हाई होता है वो मालिक या लीडर बनते हैं। इनके रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया चलते हैं। इन लोगों को ये पता होता है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, और ये लोग अपनी जिंदगी से काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। जिनका आईक्यू हाई होता है वो लीडर या मालिक बनने की बजाय वर्कर या फॉलोवर बनते हैं। इनके रिलेशनशिप्स काफी पुअर होते हैं, लाइफ गोल्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये, और इनके पास सेटिस्फेक्शन की बजाय पैसा और अच्छी नौकरी होती है। आईक्यू और ईक्यू दोनों हाई हो फिर तो कहना ही क्या। अब गुड न्यूज ये है कि ईक्यू को इंप्रूव किया जा सकता है, आईक्यू को नहीं किया जा सकता। आईक्यू मोस्टली जन्मजात होता है। जिन लौंडों का ईक्यू लो होता है उनके लिए एक और बुरी खबर है, लड़की पटाने में भी इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट बिग बैंग थ्योरी इज वन सच क्लासिक कॉमेडी सीरीज जिसमें हाई आईक्यू
लो ईक्यू कॉम्बिनेशन वाले साइंटिस्ट की लाइफस्टाइल दिखाई गई है। नर्ड्स, गीक्स, टॉपर्स, साइंस वाले, आईटी सेक्टर वाले, इनमें से ज्यादातर लोग हाई आईक्यू लो ईक्यू वाली कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोल ऑफ इमोशंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये इमोशंस ना होते तो कितना अच्छा होता, ना फ्यूचर की चिंता, ना कोई डर, ना गुस्सा, मतलब कितना शांति से जीता आदमी। सोच के देखो, स्टूडेंट्स के लिए 100% प्रोडक्टिविटी, अगर 1 घंटा पढ़ने बैठे तो पूरे 1 घंटे पढ़ाई हुई, ना पुरानी बातें दिमाग में आई, ना कोई नेगेटिव थॉट्स आए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। यही 100% प्रोडक्टिविटी वाला लॉजिक ऑफिस वर्कर्स पे लगाओ तो 8 से 10 घंटे वाला डेली काम सिर्फ 4 घंटे में खत्म हो जाए। अगर वाइफ में इमोशंस ना हो तो हस्बैंड लोग तो खुशी से ही मर जाएंगे। अरे मतलब लड़ाई नहीं होगी ना, बट देन खुशी भी तो फील नहीं होगी ना, क्योंकि खुशी या एक्साइटमेंट भी एक इमोशन होता है। हालांकि ऐसे लोग होते हैं जिनमें इमोशंस नहीं होते हैं। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट मार्था स्टाउट के हिसाब से 4% लोगों में इमोशंस नहीं होते हैं। 1 मिनट के लिए सोच के देखो, ऐसे ह्यूमन बींग्स जिनमें इमोशंस नहीं होते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इमोशंस की वजह से हम ह्यूमंस में 2 एसेंशियल क्वालिटीज डेवलप होती है, एम्पैथी एंड कॉन्शियंस, जो हमारे को दूसरे एनिमल से अलग करती है। एम्पैथी एक एबिलिटी होती है जिसको आप दूसरों के इमोशन से, जिससे आप दूसरों के इमोशंस फील कर सकते हो। जैसे अगर आपका दोस्त या फैमिली मेंबर दुखी है तो आपको दुख फील होगा, अगर दोस्त के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर दोस्त के साथ ज़्यादा ही अच्छा हो गया है तो जलन भी हो सकती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पैथी की वजह से ही हम ह्यूमंस लार्ज गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो खुशी शेयर करने के लिए पार्टी हो या दुख शेयर करने के लिए मिलना जुलना। अब आते हैं कॉन्शियंस पे। कॉन्शियंस का मतलब जमीर या अंतरात्मा, दिमाग में वो आवाज जो क्या सही है क्या गलत है, ये कमेंट्री हमेशा चालू रखती है। अब हम इस अंतरात्मा की आवाज सुने या ना सुने वो अलग बात है। जिन लोगों में इमोशंस नहीं होते हैं उनमें ये दोनों ही क्वालिटीज नहीं होती है, यानी एम्पैथी एंड कॉन्शियंस। जिनमें इमोशंस होते हैं उनमें अंतरात्मा तो होती है, बट एम्पैथी हो भी सकती है या नहीं भी। इन जनरल एम्पैथी एंड कॉन्शियंस दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब एम्पैथी अगर ज़्यादा होगी तो अंतरात्मा की आवाज़ भी बहुत स्ट्रांग होगी, अगर एम्पैथी कम होगी तो अंतरात्मा की आवाज़ भी एकदम ढीली ढाली होगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इन दोनों क्वालिटीज़ को वीकनेस की तरह परसीव करते हैं। इनके हिसाब से ये दोनों क्वालिटीज़ इनको करियर में होल्ड बैक करती है, मतलब ये करियर में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं इन दोनों क्वालिटीज़ की वजह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर्सनैलिटी। इस चैनल में हम ह्यूमंस की 2 ऑपोजिट साइड्स पे फोकस करेंगे। पहली, अगर एम्पैथी कम है या ना के बराबर है, और दूसरी, अगर एम्पैथी ज़्यादा है या ज़रूरत से ही ज़्यादा है। ये दोनों साइड्स ह्यूमंस में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है। मैनिफेस्ट मतलब रूप या आकार लेना। इस फाइनल रूप को ही पर्सनैलिटी बोलते हैं। इमोशंस, एम्पैथी एंड कॉन्शियंस, इन तीनों चीजों के वेरिएशन से पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। एंशिएंट थिएटर्स में इमोशंस कन्वे करना या सिचुएशंस को ड्रामेटाइज करना इतना इवॉल्व नहीं हुआ था आज की तरह, इसलिए अलग अलग इमोशनल स्टेट्स एंड जेंडर को डिपिक्ट या चित्रित करने के लिए एक्टर्स मास्क और म्यूजिक का सहारा लेते थे। पर्सनैलिटी का मतलब सोशल मास्क होता है, वो सोशल मास्क जिसको इंसान अपना असली रूप छुपाने के लिए पहनता है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ अनडिजायरेबल ट्रेट्स को दुनिया से छुपाना चाहते हैं, कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स को बढ़ा चढ़ा के शो ऑफ करना चाहते हैं। सोशल मास्क या पर्सनैलिटी प्रिसाइजली यही काम करता है।
अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मतलब वाई इज पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में सामने वाले की पर्सनैलिटी को पहचानना या जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और पर्सनैलिटी जानने का मतलब इस सोशल मास के पीछे कौन है ये पता लगाना। जैसे सामने वाला क्या छुपा रहा है, क्या बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ये सब। पर पर्सनैलिटी जानने के लिए हमको अपनी रिलेशनशिप डिक्शनरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और वो मैं बताऊंगा इस चैनल में। रिलेशनशिप से रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस में या कॉन्फ्लिक्ट्स में, मतलब दोनों एक ही बात है, माइनर डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मतलब तुमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये सब। यहां पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म में जो पैटर्न दिखता है। और इन पैटर्न्स के नाम होते हैं, जैसे गैस लाइटिंग, ट्राइंगुलेशन, स्मीयर कैंपेन, लव बॉम्बिंग, आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, मिनिमाइजेशन, बिलिटलिंग, मतलब और भी बहुत सारे हैं, और इन पे हम बात करेंगे आगे। इन टर्म्स को सीखने के बाद आप अपना रिलेशनशिप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, और किसी भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में सामने वाले को एकदम क्लियरली, मतलब कम शब्दों में अपने इश्यूज कम्युनिकेट कर सकते हो। कहने का मतलब रिलेशनशिप्स, पर्सनैलिटीज एंड पैटर्न्स, ये तीनों बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। इस चैनल में हम मेनली 4-5 कोर पर्सनैलिटीज पे फोकस करेंगे, और ये पर्सनैलिटीज आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है इस पे भी। वैसे इन पर्सनैलिटीज के इंटरेक्शन को ही रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड, बॉस वर्कर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंडशिप वगैरह वगैरह। अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन यानी ASA पर्सनैलिटीज को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। इस क्लासिफिकेशन वाले मैनुअल को DSM बोलते हैं। ASA के हिसाब से जब भी इंसान स्ट्रेस में आता है तो उसके 3 मेजर रिस्पॉन्स होते हैं, मैड, बैड, सैड। DSM इन तीनों टाइप्स को क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C में डिवाइड करता है। हम पूरे चैनल में मोस्टली क्लस्टर B पे ही फोकस करेंगे। क्लस्टर B मतलब बैड। और इसमें मेनली 2 ही मेजर पर्सनैलिटीज होती है, नार्सिसिज्म एंड ASPD। ASPD को साइकोपैथी या सोशियोपैथी भी बोलते हैं। मेंटल हेल्थ फील्ड में मैड या सैड यानी क्लस्टर A और क्लस्टर C, ये दोनों टाइप को नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये हमेशा साइकेट्रिस्ट से हेल्प सीख करते हैं या दूसरे लोगों से सलाह लेते रहते हैं। अब आप सोचोगे कि क्लस्टर B, इनको कोई हेल्प नहीं चाहिए होती है, एक्चुअली जो इनके साथ रहता है उसको हेल्प चाहिए होती है। क्लस्टर B वाले बहुत मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एंड एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम सिर्फ क्लस्टर B पे ही फोकस करेंगे। बोले तो ये समाज में कैसे ऑपरेट करते हैं, अपने आसपास वालों को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब। नाउ बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड कॉन्शियंस, मैंने एक फिगर बनाया है जो पर्सनैलिटीज को 6 मेन टाइप्स में डिवाइड करता है। इस फिगर में अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो एम्पैथी, गिल्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन बढ़ता है। इस फिगर में लेफ्ट मोस्ट कॉलम यानी एंटी सोशल पर्सनैलिटी में इमोशंस, एम्पैथी, कॉन्शियंस कुछ भी नहीं होता है, मतलब एकदम खाली होते हैं, सफाचट अंदर से ये लोग। दे आर कॉल्ड ह्यूमन प्रेडेटर्स या सोशल कमीलियंस। ये लोग अपना मास्क सिचुएशन और आदमी देख के बदल लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 4% लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन 4% में से जिनका IQ हाई होता है वो लोग बहुत पैसे और पावर वाले होते हैं। इन लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है और धोखा देने में उस्ताद होते हैं ये। ASPD के बाद अगला नंबर आता है नार्सिसिज्म का। इन लोगों में इमोशंस तो होते हैं बट एम्पैथी नहीं होती है। चूंकि इनमें कोई एम्पैथी नहीं होती है तो इनके एक्शंस दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि दुनिया मेरी सेवा करने के लिए बनी है। बहुत दोगले, सेल्फिश एंड ढोंगी टाइप के लोग होते हैं ये। अपने आप को बहुत महान समझते हैं और दिखावा करने में तो एकदम महारथी होते हैं। 10 से 15% लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके बाद आती है इमोशनली इमेच्योर पर्सनैलिटी
ये भी सेल्फिश होते हैं, बट थोड़ी बहुत एम्पैथी होती है इनमें। मतलब जैसे बच्चा बीमार हो गया या बहुत दिक्कत में है तो थोड़ी एम्पैथी दिखाएंगे। इनका वर्ल्ड व्यू बहुत ब्लैक एंड वाइट होता है, हर चीज को सही या गलत की नजर से देखते हैं। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। इंसान को उसकी जात, धर्म, कपड़े या भाषा से जज कर लेते हैं ये लोग। मतलब बहुत सिंपलिस्टिक वर्ल्ड व्यू होता है इनका। बहुत सारी बुक्स नार्सिसिज्म एंड इमोशनली इमेच्योर पर्सनैलिटीज को एक ही कैटेगरी में रखती है, और कुछ अलग अलग भी रखती है। बट नार्सिसिज्म वर्ड को मतलब काफी नेगेटिवली रिसीव किया जाता है, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इमोशनली इमेच्योर पर्सनैलिटी मतलब लो लेवल नार्सिसिज्म। अब इस एम्पैथी स्पेक्ट्रम में हम बीच में आते हैं, वो है असर्टिव पर्सनैलिटी। और इसको सारी पर्सनैलिटीज में सबसे ज्यादा हेल्दी एंड बैलेंस्ड माना जाता है। ये लोग बहुत सुलझे हुए और सक्सेसफुल लोग होते हैं। लाइफ में ना फालतू की किसी की सुनते हैं ये, और ना फालतू में किसी को परेशान करते हैं। केयरिंग पर्सनैलिटीज में एम्पैथी काफी होती है, और ये लोग हेल्थ केयर या एनजीओ या समाज सेवा वाले फील्ड में काम करते हैं। कोडिपेंडेंसी पर्सनैलिटी पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, पर ये केयरिंग पर्सनैलिटी का ही एक्सटेंशन होते हैं। पर इनको ना लाइफ जीने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के असर्टिव पर्सनैलिटी के लेफ्ट वाले सेवा करवाते हैं और राइट वाले सेवा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉस रोजनबर्ग के हिसाब से ग्रीन एंड ब्लैक कलर वाली पर्सनैलिटीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और एक दूसरे से अट्रैक्ट होती भी है ना। मतलब बॉय गर्ल में भी रिलेशनशिप देखा जाता है, और ये दोनों अट्रैक्शन मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स की तरह होता है। इनफैक्ट रॉस रोजनबर्ग ने इस पे एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ह्यूमन मैग्नेट सिंड्रोम। अब ये पर्सनैलिटीज क्यों फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है, इन सब पे हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। बट 90% से ज्यादा लोग इन 6 पर्सनैलिटीज से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। ये लोग सोसाइटी में बिना हेल्प के नॉर्मली फंक्शन करते हैं, बाहर से एकदम नॉर्मल दिखते हैं, ना इनको किसी की हेल्प की जरूरत है। बस इन लोगों की मेंटल स्टेट अलग अलग होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल। इंग्लिश में ना एक कहावत होती है कि पे अटेंशन टू व्हाट पीपल डू, नॉट व्हाट पीपल से, बिकॉज टॉक इज चीप। इसका मतलब लोगों के वर्ड्स पे ध्यान देने की बजाय उनके बिहेवियर पे ध्यान दो, क्योंकि बकवास करने में पैसे या मेहनत नहीं लगती है। हम सामने वाले के बिहेवियर को डिकोड करके ही उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। एक बार पर्सनैलिटी टाइप पता लग गई तो हम उस इंसान के बारे में 90% से ज्यादा चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो दुख में आपका साथ देगा या हाथ खड़े कर देगा, वो आपको बिजनेस या रिलेशनशिप में धोखा देगा कि नहीं। मतलब धोखे की डेफिनेशन होती है कथनी और करनी में फर्क। ये अभी पहले वाली सेइंग का ही डिफरेंट वर्जन है, पे अटेंशन टू व्हाट पीपल डू, नॉट व्हाट पीपल से। और जब कथनी और करनी में जो डिफरेंस होता है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं तो कटता ही कटता है। इस कटने के कई रूप हो सकते हैं, जैसे बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने बेटर ऑप्शन मिलने पे छोड़ दिया, दोस्त रिश्तेदार ने उधार ले लिया उसके बाद लौटाया नहीं। मतलब इस टाइप से बहुत सारे। अब अगर सामने वाले की पर्सनैलिटी पता हो ना तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। एक लास्ट बात, जब भी किसी इंसान को धोखा मिलता है तो उसको बहुत सारे आंसर्स चाहिए होते हैं, जैसे उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने मेरे को ये प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया था, ब्ला ब्ला। मतलब इंग्लिश में इन आंसर्स को हासिल करने का मतलब होता है क्लोजर हासिल करना। और जब तक इन सवालों के आंसर नहीं मिल जाते ना, या क्लोजर नहीं मिल जाता, तब तक वो पुरानी घटनाएं बार बार दिमाग में आती रहती है, और बहुत बार तो मूड की भी अस्थिति कर देती है। इस चैनल से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप से रिलेटेड आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको इस चैनल का आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।